लेट्स गो। आज हम चालू करने वाले हैं हमारा प्यारा सा ऐसे विच इज नोन एज ऐसे 810। 810 एंड आई रियली होप कि आप सब 805 और 800 पढ़ के आए होंगे, वरना भैया जी इनका कोई काम नहीं है। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, समय ऐसे ही बीत जाएगा, पर आपको लगेगा कि यार ये क्या किया, ये ऐसे तो पल्ले ही नहीं पड़े, इनकी कोई सेंस ही नहीं बनाई और ना तो इनमें कोई मजा आया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा। तो हम पहले बात कर ले 800 में हमने क्या पढ़ा था। 800 में हमने ये समझा था कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता क्या है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लिया कि भैया वो स्पेसिफिक यूजर्स के हिसाब से बनाया जाता है, उसकी एक नीड होती है और उसका एक अपना अलग ही कहानी है और उसको टेस्ट करने की कहानी भी पूरी अलग होगी। ठीक है। फिर हमने 805 में जो पढ़ा था, 805 में हमने ये समझा कि 805 में हमें अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसकी ऑडिट करनी है, तो वो कैसे होगी। ठीक है। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है या बैलेंस शीट हो सकती है। दो साथ में नहीं होगी कभी भी, राइट। फिर हमने उसके अंदर स्पेसिफिक आइटम्स बारे में पढ़ा कि अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेंट्री की कर रहे हैं, या सिर्फ सिर्फ हम कि कोई पेंशन के बारे में कर रहे हैं या किसी के बारे में कर रहे हैं, तो उसकी कैसे होगी, और पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम्स की कैसे होगी, हमने वो भी समझ लिया था। अब नाउ हम करने वाले हैं प्यारा सा टॉपिक चालू, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और लोगों को समझ नहीं आता, पर हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। जिसका नाम है एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी एफएस, या फिर हमें रिपोर्टिंग करनी है किस चीज की, समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। हमें रिपोर्टिंग करनी है किस चीज की, समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, समराइज्ड या समरी एफएस। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि डिटरमाइन करो वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी। अच्छा एक बार बताओ, आप किसी की समरी पे एक ये चीज दे सकते हो, दावा कर सकते हो कि यार ये चीज सही है, और एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहा हूं कि यार जो ये समरी है ना ये सही बन गया है। कब कर सकते हो, तब कर सकते हो जब तुमने वो समरी जहां से एक्सट्रैक्ट हुई है वो भी कहीं ना कहीं देख रखी है और उसके बारे में भी तुम्हें पता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो नॉर्मल ऑडिट करना है वो तो करना ही करना है, उसके साथ तुम समरी दे सकते हो। ऐसा ना हो कि तुमने वो चीज ऑडिट ही नहीं करी, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं करे, ठीक है, और समरी पे अपनी रिपोर्ट देने चल रहे हो। अरे भैया जब समरी बनी ही उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है तो तुम्हें वो भी तो पता होना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है, वरना क्या हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो हमने पढ़ाई है कि कचरा डालोगे तो कचरा ही निकलेगा। तो अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत हो गई तो समरी तो फिर गलत ही बनेगी ना यार, उसी से बनाई है तो। समझ गए। तो हमें डिटरमाइन करना है वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी एफएस। फिर फॉर्म करना है एक ओपिनियन ऑन द समरी एफएस बेस्ड ऑन द कंक्लूजंस ड्रॉन फ्रॉम द एविडेंस ऑब्टेन्ड। ठीक है, हमने एक ओपिनियन बनाना है कि यार ये चीज सही है या नहीं है, कहीं कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं मतलब कहीं समरी में कुछ और लिखा जा रहा है और समरी की लैंग्वेज ऐसी है कि वो कुछ और बताना चाह रही है एज कम्पेयर टू द जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो वो दोनों चीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एक तरह से एक दोनों में मेल खानी चाहिए। है तो समरी ना, मतलब समरी का मतलब ये है कि कंसाइज वे में लिखा हुआ है और ज्यादा डिटेल्ड चीजें नहीं लिखी है, लेकिन बात तो सेम रहेगी, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा मेरे जान। ठीक है। एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट दैट ऑल्सो डिस्क्राइब द बेसिस फॉर ओपिनियन। तो हमें क्लियरली एक ओपिनियन देना है थ्रू अ रिटन रिपोर्ट दैट ऑल्सो डिस्क्राइब द बेसिस फॉर ओपिनियन, कि हमारा बेस क्या था ये ओपिनियन का, और हम जो ये लिख रहे हैं, जो हमने अपना ओपिनियन फॉर्म किया है उसका बेस बेसिकली यहाँ पे बताएंगे कि भैया बेस क्या था। इस ओपिनियन का बेस हम यहाँ पे बताएंगे कि बेसिस क्या है, और वो कैसे बताएंगे, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एविडेंस, एविडेंस ऑब्टेन करेंगे और उससे कंक्लूजन निकालेंगे, उससे बताएंगे। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट जी। व्हाट डू समरी एफएस रिफ्लेक्ट, समरी एफएस रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एफएस। हिस्टोरिकल होता है, फ्यूचर के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, समरी बना रहे हैं, तो कोई चीज होगी तभी तो। लेकिन इट कंटेन्स लेस डिटेल देन द एफएस, कंसाइज वे में होता है, जैसे कि मैंने बोला कंसाइज, कंसाइज डेटा। ठीक है। फिर स्टिल प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट विद दी दैट प्रोवाइडेड इन बाय द एफएस। कंसिस्टेंट होना चाहिए और एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ आ रहा है कि एसेट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर दी, तरीके से जो शेड्यूल 3 में बता रखा है वो स्ट्रक्चर हम वो भी फॉलो करेंगे, वो फॉलो करते हुए हम बता रहे हैं।
correct? Still providing a structured representation consistent with that provided by the FS, okay, of the entity's economic resources and obligation. रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? एंटिटी की इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब उसकी लाइबिलिटीज, करंट एसेट और ये सब के बारे में, एंड उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटीज आ जाती है और रिसोर्सेज मतलब एसेट आ जाते हैं। तो भैया बैलेंस शीट तो यही खत्म हो गई है, एसेट एंड लाइबिलिटीज तो ऐसे आ गई कि हमारे रिसोर्सेज क्या है और हमारी ऑब्लिगेशन क्या है उन रिसोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट इन टाइम, और जो बीच में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी हम समरी में बताएंगे। तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में भी है और द चेंजेस देयर इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी है, जो इस पीरियड से इस पीरियड तक बदलाव आया है उसके बीच में भी हम बताने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं। करेक्ट, ओके। डिफरेंट लॉ एंड रेगुलेशन में यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब सच हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, ये भी हो गया। और ये सब अभी हम एक भूमिका बना रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि ये पेपर में आएगा और आ भी गया तो आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। भूमिका वाली बात है कि भैया एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, लेस डिटेल होती है और इकोनॉमिक एंटिटी के रिसोर्सेज के बारे में बात होती है और ये सब चीजें, ठीक है। ये आता है पहली चीज एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, जो हमेशा पढ़ते हैं हमें कि हमें एक्सेप्टेंस करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। Auditor shall accept engagement to report on summary financial statement only if they audited the financial statement from which they are derived। मैंने बताया ना कि भैया ओरिजिनल सोर्स जिससे ये डिराइव हुई है, अगर हमने उसको ही ऑडिट नहीं करा तो हम किस बेस पे बोल सकते हैं कि भैया जो हम समरी चेक कर रहे हैं वो सही है या गलत है? हमारे पे कोई बेस ही नहीं होगा, एविडेंस ही नहीं होगा। तो हमेशा हमें एक्सेप्ट तब करना है only if the auditor have already audited the financial statement from which they are derived, ठीक है। if the auditor has not audited the financial statement from which the summary FS are derived, they lack necessary knowledge to discharge the responsibilities under this essay। तो उसके बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके बाद इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो ये चीज पूरी करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, ठीक है। तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के बारे में बात है। डिटरमाइन वेदर दी अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे। अच्छा, ये ऊपर तो ना एक वो बता दिया कि भैया एक्सेप्ट कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। अब डिटेल बातें हैं कि एक्सेप्ट करना है, अगर समझ तुम्हें पता चलेगा कि भैया तुम्हें 810 की एप्लीकेटिव मीट हो गई, अब 810 में एक्सेप्ट करने के बाद हमें कौन से टर्म्स देखने हैं, क्या चीजें हैं वो देखनी है, अब वो सब बातें आएंगी नीचे, ठीक है। अब वो सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि क्या, ये तो एमसीक्यू वाली बात आ गई, और एमसीक्यू भी नहीं आएगा, ये तो बहुत बेसिक चीज है कि भैया अगर हमने कोई चीज ऑडिट नहीं करी, ठीक है, तो उसकी समरी कैसे बना सकते हैं? समरी की ऑडिट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब ये एक पूरा टॉपिक है, ये एक पूरा टॉपिक है और ये एक पूरा टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। हम तीनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे, पर ये समझना है कि ये तीनों टॉपिक एक चीज के ऊपर ही बताते हैं, वो है एक्सेप्टेंस के ऊपर। डिटरमाइन करना है कि अप्लाइड क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, हम ये देख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हम क्या देखेंगे, हाँ दो कहाँ पे थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर रहे थे, हमें ये डिटरमाइन करना है कि वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल और नॉट, ठीक है। जो हम क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं है वो हमें पता करना है, जो हमने क्राइटेरिया यूज किया है, ठीक है। पहली चीज तो ये डन दनादन हो गई भैया, ओके। फिर हमें देखना है कि अग्रीमेंट लेना है एक मैनेजमेंट में दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मैनेजमेंट की, क्योंकि यार देखो समरी हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। अब समरी बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भैया कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन सही तरीके से होनी चाहिए, और इसके रिगार्डिंग जो आप जिससे ये बना रहे हो समरी, जो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होती है, क्या है? तो वो हम एक अग्रीमेंट बनाएंगे कि भैया तुम मैनेजमेंट हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम फॉलो कर लेना। ऐसा ना हो कि तुमने फॉलो नहीं किया फिर तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। तो पहली चीज क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे कि जो इन्होंने मैनेजमेंट ने क्राइटेरिया यूज किया है, अप्लाइड क्राइटेरिया, वो सही है या नहीं है। दूसरा, हम एक एग्रीमेंट ले लेंगे कि भैया आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप जानते हो और आप मानते भी हो, आपको पता भी है और आपको इतनी समझ भी है कि इसको फॉलो भी करनी है, करेक्ट। फिर हम एक और चीज पे अग्रीमेंट लेंगे कि हम अग्रीमेंट क्या, एक तरह से बातचीत ही करेंगे कि अग्री करेंगे मैनेजमेंट के साथ ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द समरी। तो इसका भी क्या होता है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था ना 805 में, कि एक ढंग होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है कि भैया आपको इन चीजों के बारे में बताना है, इस तरीके से बताना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, वो हम मैनेजमेंट को बताएंगे भैया हम इस तरीके से अपना ओपिनियन देंगे। पहले हम बताएंगे कि ओपिनियन क्या है, फिर हम बताएंगे हमारा फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या है, मतलब हमने ये ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस किया, इसके पीछे का लॉजिकल रीजन देंगे,
कि हमने ये चीजें देखी और ये चीज सही दिखी। तो एक जो हम एक्सप्रेस करने वाले हैं फॉर्म ऑफ ओपिनियन ऑन द समरी एफएस, वो हम मैनेजमेंट को बताएंगे और उस पे अग्रीमेंट ले लेंगे कि हम इस तरह से फॉर्म करने वाले हैं अपना ओपिनियन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब इन तीनों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके जी, चलो जी, वेरी वेरी गुड। अब हम आगे कर रहे हैं, डिटरमाइन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल और नॉट। ओके, हमने पहले ऊपर पढ़ा था, हम ये देखेंगे कि before accepting the engagement, the auditor shall determine whether the applied criteria used by the management that make the summary FS consistent या फिर फेयर समरी देता ही नहीं देता। तो जो अप्लाइड क्राइटेरिया है यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, इट शैल मेक द समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट एंड अ फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा क्राइटेरिया यूज करना है जो उस चीज को कंसिस्टेंट भी रखे और एक फेयर समरी दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। एज लिमिटेड डिस्क्लोजर इंक्रीजेस रिस्क, क्योंकि हम कम नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर लिमिटेड डिस्क्लोजर होंगे तो उसका रिस्क ज्यादा है कि वो गलत हो सकती है। और स्पेशली इफ नो एस्टैब्लिश क्राइटेरिया एग्जिस्ट। ओके, अगर कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता और अपनी मनमर्जी से वो काम कर रहे हैं, अपना खुद का क्राइटेरिया है, तो हमें ये जरूर चेक करना है कि भैया वो कंसिस्टेंट और फेयर समरी आ रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी उठा के डाल सके। अच्छा, एग्जांपल बताता हूँ, मतलब एग्जांपल वैसे नीचे भी दिया होगा बट बताता हूँ। जैसे रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑप्स है, ऑपरेशन, और दूसरा है इंटरेस्ट इनकम। अब इन दोनों को एक करके दिखा दिया डायरेक्ट रेवेन्यू टोटल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग करके ही बताना पड़ेगा, चाहे वो समरी हो या कुछ भी हो। एक क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि वो चीज कंसिस्टेंट हो उस चीज से। वहां ऐसा लगेगा यहाँ पे कि यार इनका तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, सही है सही है, क्या पता इनका ऑपरेशन से रेवेन्यू कम हो, बाकी चीजों से रेवेन्यू ज्यादा हो, और बाकी चीजों का कोई काम थोड़ी ना है, ऑपरेशन पे ध्यान देंगे ना हम तो। ठीक है, आपको समझ आया? तो हमें ये देखना है कि अप्लाइड क्राइटेरिया यूज्ड बाय द मैनेजमेंट मेक्स द समरी financial statement consistent or a fair summary of audited financial statement or not, as limited disclosures increases the risk, especially if there is no established criteria. Criteria for summary FS may be set by the law standards body, okay, which the auditor may presume acceptable. If not, the management may refer industry के standards. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था 805 में, या नहीं 805 में नहीं था शायद, 800 में था, कि एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही थी उसमें भी, और उसमें भी हमने ये समझा कि कब कब एक्सेप्टेबल होता है, कब कब क्या होता है क्या नहीं। तो पहले तो हमें खुद देखना था कि इंटेंडेड यूजर्स की नीड्स के हिसाब से एक्सेप्टेबल देख लो, फिर अगर इस्टेब्लिश बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द बॉडी, कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है तो वो, या तो लॉ एंड रेगुलेशन। इसमें भी सेम चीज है, अगर उन्होंने बता रखा है लॉ, रेगुलेशन या रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ने एक स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कि भैया इस तरीके से आपको फॉलो करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप वही फॉलो करो जो उन्होंने बता रखा है। लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ बता नहीं रखा, तो आप उसको डेवलप करो, किसके हिसाब से डेवलप दैट, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री प्रैक्टिस। तो इंडस्ट्री जो फॉलो करती है ना, हर कोई जो फॉलो कर रहा है, हम भी उस हिसाब से फॉलो कर लेंगे, सीधी सीधी बात। इंडस्ट्री में जो चल रहा है हमें वो नहीं लेना है। डेवलप देम बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इफ क्राइटेरिया आर अनएक्सेप्टेबल और द मैनेजमेंट्स एग्रीमेंट नॉट obtained, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। ओके, अगर क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है और मैनेजमेंट की इसमें रजामंदी नहीं हो रही कि यार एक्सेप्टेबल है नहीं है क्या है, तो ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। ये तो हमेशा होता ही है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी इन द अप्लाइड क्राइटेरिया। ओहो हो, इसी पे एसी ऑन करी जाए, गर्मी गर्मी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। तो अब एक्सेप्टेबिलिटी देखने के लिए वो क्या क्या देखेगा, फैक्टर्स, कि जिससे हमें पता चले कि भैया जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। पहला देखेगा नेचर ऑफ द एंटिटी, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह के बारे में जानेगा कि क्या है क्या नहीं है, और इंडस्ट्री से कंपेयर भी करेगा, और ये देखेगा कि बाकी इंडस्ट्री क्या फॉलो करती है, मतलब बाकी लोग इंडस्ट्री के अंदर क्या फॉलो कर रहे हैं और क्या ये भी इसी तरीके से कर रही है या नहीं कर रही। फिर ये देखेगा पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है समरी बनाने का, आप किसको दिखाना चाह रहे हो ये चीज, व्हाट इज द पर्पस फॉर द समरी एफएस। फिर इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, पर्पस से हम आगे आएंगे इंटेंडेड यूजर्स पे, कि इंटेंडेड यूजर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, क्या चाह रहे हैं इंटेंडेड यूजर्स इस चीज से, समरी एफएस से क्या पता करना चाह रहे हैं, कि ऐसा तो ना हो कि उनको मेनली रेवेन्यू देखना और रेवेन्यू में हेरफेर कर रखी हो। ठीक है, तो हमें सब चीज के बारे में देखना है। पहला क्या देखना है, हमें नेचर देखना है, दूसरा क्या देखना है, पर्पस देखना है, तीसरा हमें इंटेंडेड यूजर्स की नीड्स देखनी है
इंफॉर्मेशन नीड्स। तीसरा हमें देखना है वेदर ये अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी एफएस दैट आर नॉट मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो हमें ये देखना है जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो ना रिजल्ट ऐसे करे समरी एफएस में विच आर कंसिस्टेंट। ऐसा ना हो कि कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होने से क्या होगा, जो यूजर्स है ना वो कहीं ना कहीं मिसलीड हो जाएंगे इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो समरी मस्ट फेयरली रिफ्लेक्ट फुल एफएस एंड नॉट हाइड मटेरियल फैक्ट्स। पढ़ने में बड़ा क्या कहना चाह रहा है, पहली चीज नेचर, दूसरा पर्पस, तीसरा इंफॉर्मेशन नीड्स और चौथा इंपॉर्टेंट बड़ा अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी एफएस। ठीक है, हमें ये देखना है कि जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो जो समरी एफएस का रिजल्ट बना रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिसलीडिंग है। वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट द इन द समरी एफएस आर नॉट मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टेंसेस। बेसिकली दूसरे लैंग्वेज में हम ये देख सकते हैं कि समरी एफएस मस्ट फेयरली रिफ्लेक्ट फुल एफएस। ठीक है, कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपने नहीं चाहिए इस चक्कर में। करेक्ट, ओके। एग्जांपल, अ बैंक नीड्स मोर डिटेल्ड समरी एफएस देन अ स्मॉल एनजीओ। स्मॉल एनजीओ को कम काम चाहिए होता है, उसको बेसिकली पता करना होता है कि भैया सही तरीके से जा रहे हैं पैसे या नहीं बस, और बैंक को ज्यादा चाहिए होगा। क्रेडिटर्स में नीड टू डेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टर फोकस करेंगे प्रॉफिट्स पे। इफ फुल एफएस हैज अ 5 करोड़ का फ्रॉड इट मस्ट नॉट बी स्किप्ड इन दी समरी एफएस। चाहे वो प्रॉफिट्स की बात हो रही है चाहे वो स्मॉल एनजीओ के बारे में बात हो रही है, एक मटेरियल बात है ना, मटेरियल बात हमेशा जानी चाहिए। ठीक है, फिर हमने ये तो ये कर लिया यहाँ पे, क्या बोलते हैं, पहली चीज तो ये कर ली, ये डन। अच्छा, इसमें क्या क्या था, पहली चीज क्या थी इसके अंदर, हमें ये ध्यान रखना है कि जो अप्लाइड क्राइटेरिया है, ठीक है, वो कुछ ऐसा हो कि जो कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट इज द की इसके अंदर ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पे लिमिटेड डिस्क्लोजर्स रहेंगे तो उससे रिस्क बहुत बढ़ जाता है कि कहीं ना कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट पहुंच जाए इंटेंडेड यूजर्स के पास। फिर हमने ये पढ़ा कि एक स्टैंडर्डाइज बोर्ड ने अगर बता रखा है तो वो ठीक है, नहीं तो हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से काम कर लेंगे। और अगर इसमें रजामंदी नहीं होती, एक्सेप्टेबल नहीं लगते, अनएक्सेप्टेबल चल रहा है, तो ऑडिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। फिर हमने आखिरी ये चीज पढ़ी कि क्या कंसिडरेशन रहती है चेक करते वक्त, कौन से फैक्टर्स है जिससे एक्सेप्टेबिलिटी पता चलती है। पहला है नेचर। ठीक है गाइस, पहला नेचर, नेचर क्या है, दूसरा पर्पस क्या है, तीसरा इंटेंडेड यूजर्स की इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, और चौथा अप्लाइड क्राइटेरिया जो है कहीं उसका रिजल्ट ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग चीज बन रही है। ठीक है, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली समरी एफएस शुड क्लियरली या फिर रिफ्लेक्ट फुल एफएस। ठीक है, एंड शुड नॉट हाइड मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स को हाइड नहीं करना चाहिए। कहाँ गया, अरे यार कहाँ गया यार, मटेरियल फैक्ट्स को हाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम ऑब्टेन करेंगे अग्रीमेंट मैनेजमेंट दैट इफ एक्नॉलेजेस, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानती है और मानती है, और ये हवे हमारा नागिन रूप ही। ठीक है, इसका मतलब है कि आएगा, अलग अलग रूप बदल के आएगा, ध्यान रखना। ओ माय गॉड, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस चीजों में, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द समरी एफएस इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। जो अप्लाइड क्राइटेरिया हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग इसके बारे में बात हो रही है कि जो उसका अप्लाइड क्राइटेरिया है उसके अंदर रह के उस समरी एफएस की प्रिपरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट की इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको ये बात का ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन तरीके से हो और अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से हो। ओके, अगला हम पढ़ेंगे मेक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स of the summary FS without undue difficulty if law exempts making the audited financial statement available and sets criteria for summary FS describe that law in the summary FS। भैया ये क्या क्या गया, ये तो कुछ अलग ही कह गया, कुछ नहीं कहा है, बहुत इजी है। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑडिटेड एफएस है ना वो अवेलेबल कराओ इंटेंडेड यूजर्स, क्योंकि भैया वो तो देख समरी पढ़ने वाले हैं, और अगर उन्हें समरी से कुछ चेक करना है, जैसे हमें भी तो रहता है ना डाउट कि यार इसमें बोल रखा है इतना इनका प्रॉफिट हुआ, इतना ही हुआ, हमें चेक करना है भैया ये जो समरी बनी है ना इसका पूरा दिखा दो मेरे को डिटेल में जाननी है ये चीज। तो हमेशा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होनी चाहिए इंटेंडेड यूजर्स को। ठीक है, विदाउट
अनड्यू डिफिकल्टी, ऐसा ना हो कि वो लगे पड़ रहे हैं, कस्टमर केयर में फोन कर रहे हैं आपके यहाँ पे, मेल डाल रहे हैं आपको कि अरे यार हमें तो फुल एफएस तो दे दो, फुल ऑडिटेड एफएस तो दे दो, हमें तो वो चाहिए, उसके बारे में हमें जानना है, और आप दे ही नहीं पा रहे हो, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, आप दस दिन में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब बहुत टाल रहे हो चीज को, तो वो सही नहीं है। जितने में तो उनका जो काम था आपकी समरी एफएस पे वही एक्सटेंड हो जाएगा, करेक्ट। तो हमेशा आप अवेलेबल कराओ ऑडिटेड एफएस को विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। लेकिन अगर लॉ आपको रोकता है, एग्जेम्प्ट करता है मेकिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल, और एक क्राइटेरिया समरी एफएस का वो दे देता है कि आपको जरूरी नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कहीं ना कहीं जो इंटेंडेड यूजर्स हैं उनको फुल एफएस की अवेलेबिलिटी दो। अगर कोई कानून रोकता है तो ठीक है, अगर लॉ एग्जेम्प्ट करता है, कानून छूट देता है, रोकता भी नहीं है, बोलता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है, तो उस कानून को डिस्क्राइब दैट लॉ इन दी समरी एफएस, तो उस कानून को ना वो समराइज एफएस में बता दो कि भैया हमारे पे ये कहीं ना कहीं हम जिसको एग्जेम्प्ट करते हैं और हम फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे आपको, और इतनी इजीली अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, आप एमसीए को जाके बोलो, एमसीए से बात करो, हम तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके जी। लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि आप अपनी फुल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल कराओ किनको, इंटेंडेड यूजर्स को, विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि और क्या कह रहे हैं। The auditor's evaluation whether the audited financial statement are available to the intended users of the summary FS without undue difficulty is affected by such following factors। कि हम कैसे पता लगाएंगे कि उनको कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, अनड्यू डिफिकल्टी फेस तो नहीं हो रही, हम तो जाके मेल चेक नहीं करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि यार देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको पहली चीज रिपोर्ट के अंदर, समरी एफएस के अंदर ही क्लियरली बता देना है कि हमें कहां से और किस से ऑडिटेड एफएस मिल जाएगी। द समरी एफएस शुड क्लियरली डिस्क्राइब फ्रॉम whom or where the audited financial statements are available। ठीक है, the summary FS describe clearly from whom and where the audited financial statement were made available या are available to the intended users। Second चीज, the audited FS are available on the public record, या तो वो पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल हो, आप जाओ, मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे इन्वेस्टर रिलेशन करके एक कॉलम है, इन्वेस्टर एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वहां जाके आप देख लो, ठीक है। फिर सी पाथ, management has established a process by which the intended users of the summary can obtain ready access to the audited financial statement। या तो अब जैसे मैं पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराता, मैं क्या करता हूं, मैं एक मेरा एक प्रोसेस है, ठीक है, इस मैंने एक नंबर दे रखा है या एक ईमेल आईडी देखनी है, वहां आप जाके मेल करोगे ना, तो वहां पे ए बी सी डी ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप सी पे क्लिक करोगे तो अपने आप पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी, अपने आप आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक प्रोसेस बना रखा है, तो मैनेजमेंट को वो प्रोसेस एस्टैब्लिश तो उसने कर रखा है। तो मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश अ प्रोसेस बाय व्हिच द इंटेंडेड यूजर ऑफ द समरी कैन ऑब्टेन रेडी एक्सेस टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या एक लिंक डाल दिया कहीं ना कहीं कि भैया ये लिंक है, ये लिंक पे क्लिक करो, उसके बाद एक्सेस आएगी मेरे पे, एक्सेस में ओके करूंगा और फिर आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी कि आप फिर देख पाओगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनड्यू डिफिकल्टी नहीं है, ये आराम आराम से हाथों हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आदमी देख पाएगा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी है, क्या है क्या, ठीक है। ओके जी। और लास्ट है, टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द समरी एफएस एंड दैट इंडिकेट्स दैट द ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन देम। वापसी पढ़ते हैं क्या कह गया, थोड़ी भारी लैंग्वेज है लेकिन ईजी है, समझोगे तो। हमें इंक्लूड करना है, टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी एफएस, ठीक है, in any document that contains the summary FS and that indicates that the auditor has reported on them। ये कह रहा है कि हमें summary FS, अच्छा ये बात ध्यान रखना, ऑडिटेड रिपोर्ट और summary FS दो अलग अलग चीज है, करेक्ट, ठीक है। जैसे हम इसको देखें, ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये summary FS है, तो ये अलग अलग चीज है ना दोनों, या देखो थोड़ा ब्लू के पीछे अच्छे से देखेगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है लेकिन साथ में दी जाती है, पब्लिश टुगेदर, बिकॉज ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये इसी के ऊपर है, एक तरह से ये देखा है ये इसी के ऊपर है, तो एक्चुअली में तो दो अलग है, ये है समरी, ये है ऑडिट रिपोर्ट। ओके जी, समझ आ रहा है। तो अब ये कह रहा है कि हमें इंक्लूड करनी है ऑडिट रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को हमें इंक्लूड करनी है समरी एफएस के साथ, कहां का, इन एनी डॉक्यूमेंट
ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे समरी एफएस है, समरी एफएस जहाँ पे है, कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे समरी एफएस है और समरी एफएस से हम ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि ऑडिटर ने इस पे ना रिपोर्ट दे दी है, ठीक है, हम रिपोर्ट लगा नहीं रहे लेकिन रिपोर्ट दे दी, हमने इतना लिख दिया, तो भैया अगर रिपोर्ट दे दी तो रिपोर्ट भी तो लगाओ और इसको साथ में दो पब्लिश टुगेदर करो। समझ आया? थर्ड पॉइंट, बस लैंग्वेज थोड़ी अटपटी लिखी थी, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो ये हम फटाफट करते हैं, ये वाली पार्ट जो है, और ये वाला पार्ट हम वापसी करते हैं, ठीक है, आराम से हौले हौले रिवाइज करते हैं। ऑब्टेन करो एक अग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 पॉइंट, 3 पॉइंट थे लेकिन सेकंड का थोड़ा अंदर था तो उसको हम 4 भी बोल सकते हैं। चलो, पहला पॉइंट, प्रिपरेशन का जिम्मेदारी किसकी है अप्लाइड क्राइटेरिया के अंदर? वो है मैनेजमेंट की, बिल्कुल बराबर। दूसरा, हमने ये कहा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना अवेलेबल कराओ इंटेंडेड यूजर्स तक, ठीक है, और विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। लेकिन अगर आपको लॉ एग्जेम्प्ट करता है, अगर लॉ आपको एग्जेम्प्ट करता है ये चीज करने से, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल कराने से, तो उस चीज को ना, उस लॉ को डिस्क्राइब करो क्लियरली इन द रिपोर्ट, इन दी समराइज्ड एफएस, सॉरी रिपोर्ट तो हम बना रहे हैं। ठीक है जी। द ऑडिटर इवेल्युएशन की वो चीज जो, मतलब वो चीज, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पूरी थी वो अवेलेबल हुई है या नहीं हुई आप तक विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि पहली चीज कि भैया या तो एक समरी एफएस में ना उन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया क्या कि फ्रॉम होम एंड वेयर दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। दूसरा चीज ये बता दी कि भैया सीधी सीधी बात है, पब्लिक रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, आप जाके देख लो। तीसरी चीज, मैनेजमेंट ने एस्टैब्लिश किया एक प्रॉपर एक क्या बोलते हैं प्रोसेस बाय विच द इंटेंडेड यूजर ऑफ द समरी एफएस कैन कैन गेन रेडी एक्सेस ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट? ओके, लास्ट पॉइंट हमें ये समझा, इसके लिए तो मैं ये ले आता हूँ वापसी। लास्ट पॉइंट हमने इनके बारे में समझा, ठीक है क्या, कि टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट along with the क्या, along with the summary FS in any document in which it contains summary FS and वो एक तरीके से वो दिखलाना भी चाहता है that indicates that the auditor has reported on that summarized FS। ठीक है, ओके, ये भी हो गया जी। फिर है अग्री विद मैनेजमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द समराइज्ड एफएस। ये वाला पॉइंट है। तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब हम इस पे बाकी है, हम ये करेंगे अब फटाफट। ओके, फिर फॉर्म ऑफ ओपिनियन है। फॉर्म ऑफ ओपिनियन तो बहुत मेरे को लगा मजाक ही है। अच्छा, ये सैंपल जो दे रखे हैं ना, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये आपको खुद पढ़ना है, तो मैं पहले ही बता दूंगा, आगे मतलब जाएंगे तो बता दूंगा, ये सैंपल वैम्पल के चक्कर में मत पढ़ना भैया, खुद से पढ़ के जाना, ऐसा ना हो कि छोड़ दो, पढ़ना जरूर है। करेक्ट, अभी हम फटाफट इधर आते हैं, चलो। agree with management on the form of opinion to be expressed on the summary FS, nature of procedures to be performed by the auditor। अच्छा, हमें ना फॉर्म ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं। प्रोसीजर्स के बारे में बात कर लेंगे फटाफट। द ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स एंड any other procedure that the auditor may consider necessary as the basis for the auditor's opinion on the summarized FS। ओके जी, पता नहीं क्या क्या गया पर कुछ कह गया, मतलब यही है कि उसको जो नेसेसरी लगता है, उसको जो नेसेसरी लगता है वो प्रोसीजर्स लगाएगा और उस चीज पे ओपिनियन बनाएगा फिर धीरे धीरे। सबसे पहली चीज, अच्छा ये बहुत ना ऊपर ऊपर की बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ऑडिट करते हैं तो कितना बड़ा हमने पढ़ा है, मतलब पूरा इंटर लगा दिया हमने ये समझने में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ऑडिट होती है। तो अब यहाँ ना ऊपर ऊपर से बताएंगे कि ये इवेल्युएट कर लो जी, ये भी देख लो, कहीं सस्पिशन आ रहा है तो वो भी देख लो, ऐसे ऐसे करके। तो पहला, इवेल्युएट इफ समरी एफएस, क्या चीज, इफ समरी एफएस डिस्क्लोज समराइज नेचर एंड आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहली चीज हमें इवेल्युएट करना है कि जो समरी एफएस है वो डिस्क्लोज कर रही है या नहीं कर रही, मतलब वो कहती है नहीं कहती कि भैया मैं समरी हूं, मैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हूं, मैं समरी हूं। ठीक है, तो इट शैल डिस्क्लोज द समराइज नेचर एंड आइडेंटिफाई करना है कि ऑडिटेड एफएस अलग है और वो आपको इधर मिल जाएंगे, अगर लॉ मना नहीं करता तो वो वाली बात। नीचे लिखा ही हुआ है, इफ ऑडिटेड एफ इज नॉट अटैच्ड
चेक करो कि समरी एफएस स्टेट करती है कि कहां से और किधर से मिल जाएंगे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाली बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से मिल जाएगी, और साइट एप्लीकेबल लॉ। और अगर भैया आप पे वो लॉ लगता है जो आपको एग्जाम करता है, तो लॉ की साइटेशन दे दो कि भैया ये लॉ लगता है मेरे पे और मेरे को तो जरूरत है नहीं आपको ये फालतू चीजों की, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पे, ये लॉ एप्लीकेबल है और मैं इस लॉ के अंडर आ रहा हूँ, तो आई एम काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड, मुझे एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं देने हैं आपको, आपकी मर्जी, आप खुद ढूंढो। अदरवाइज हमें किससे और किधर मिल जाएंगे, अवेलेबल किधर हो जाएंगे, वो हमें डालना पड़ेगा। तो पहला हो गया, पहला तो हमें ये बताना है कि भाई वो डिस्क्लोज करे कि भैया मैं एक समरी हूँ, मैं फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। दूसरा, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेफरेंस देनी है कि किधर से मिल पाएंगे मेरे को, कैसे अवेलेबल हो पाएंगे। फिर अप्लाइड क्राइटेरिया एडिक्वेटली डिस्क्लोज है कि नहीं है, हमें ये भी बताना है कि भैया हमने अप्लाइड क्राइटेरिया क्या फॉलो किया है, मैनेजमेंट ने हमें क्या बताया, और हम उस अप्लाइड क्राइटेरिया के उसके बाद में हम देखेंगे एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसके बाद हम एक्सेप्टेबिलिटी देखेंगे, और डिस्क्लोज है तो ऑब्वियसली हम एक्सेप्टेबिलिटी उसके साथ ही देख लेंगे। फिर देखेंगे कि जो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है उस हिसाब से प्रिपरेशन हुई है या नहीं। इंश्योर समरी एफएस आर प्रिपेयर्ड एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया, जो अप्लाइड क्राइटेरिया है जो हमने एक्सेप्ट किया था उस हिसाब से बने ही नहीं बने, सिर्फ कहने के लिए तो नहीं बोल दिया कि हम ये फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं, बहुत चीजें फॉलो कर रहे हैं, इतनी सब चीजें भी देखेंगे हम, देखा कुछ नहीं है, देखा कुछ नहीं और बना डाली और बोला कि ये देखो जी बना दी, ठीक है। फिर हम कंसिस्टेंसी भी चेक करनी है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, कंपेयर करेंगे समराइज्ड एफएस विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अग्रीमेंट। फॉर अग्रीमेंट मतलब कोई कंसाइजली दिख रहा है नहीं दिख रहा सब कुछ, कंसिस्टेंटली दिख रहा है नहीं दिख रहा कुछ सब कुछ, और फेयर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो ना कि वो फेयर समरी ना हो, समझ रहे हो, पूरी कहानी यही है यार, जो समरी के अंदर है वो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक अलग रूप बना के दे दिया। फिर लास्ट देंगे, लास्ट देखेंगे इसी चीज से वो आते हुए कि अरे अरे आज सीरी खुल गया, इंश्योर समरी इंक्लूड नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड आर नॉट मिसलीडिंग। हमें ये देखना है कि वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है और ऐसा ना हो कि वो अननेसेसरी चीजों के बारे में बात कर रहा है और जो मिसलीडिंग चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा बातें कर रहा है, समझे बात, मतलब ऐसी चीज लिखी नहीं है कि कहीं फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है तो लिखो भाई, तो समरी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बन रही है, मतलब वैसे बन रही है पर वैसे नहीं कि सिर्फ अगर समझ लो तुम क्रेडिटर्स के लिए बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है सिर्फ तुम क्रेडिटर्स की बातें लिखोगे, क्रेडिटर्स हैं तो तुम समरी बना रहे हो किस चीज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ना, तो तुम्हें सारी बातें लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि तुम एक बंदे की बात लिख दोगे, करेक्ट। ओके जी, डन सीन है। तो अच्छा, हम ये भी पढ़ ही लेंगे अभी, फिर एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट तक हम आज कर लेते हैं, आज मतलब पार्ट 1 के अंदर, क्योंकि मैंने बोला था इसके 2 पार्ट बनेंगे और सेकंड पार्ट कोई ज्यादा बड़ा नहीं होएगा, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो क्योंकि मतलब मेरा क्या गोल था, मेरा गोल ये था कि हम ये एक्सेप्टेंस वाला कर लें, क्योंकि ये मेजर चीज है और मेरे को लगता है इन पे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, घुमाओ फिरा ही नहीं, मतलब ये घुमाओ फिरा आ सकता है जिसपे नागिन बनाया था थोड़ा बहुत, लेकिन ये घुमाओ फिरा भी क्या केस स्टडी वाला आएगा और उसके अंदर भी आपको डायरेक्ट पूछेगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की वाइल ऑडिटिंग दी समराइज एफएस, ठीक है। तो आपको ये सीधा सीधा लिख के आ जाना है 1 2 3 और 3 के अंदर ये जरूर लिखना, और उसके अंदर 3 पॉइंट और आ जाते हैं और ये 3, तो ये सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और मुझे पता नहीं, गट फीलिंग आ रही है कि ये आएगा ही आएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान, ठीक है। तो हम फटाफट यहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर लें, हमने डिटरमाइन करने के बारे में बात करी, हमें ये देखना है कंसिस्टेंट और फेयर समरी मिलनी चाहिए, और फैक्टर्स के बारे में बात कर लिया, क्या था, नेचर था, फिर पर्पस था, फिर इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स था, फिर क्या था आगे लास्ट वाली लाइन थोड़ी अजीब थी बट ठीक है, हमें ये देखना है कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है, पहली बात तो इस बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। अगर वो चीज एक्सेप्टेबल है तो हमें ये देखना है कि वो कहीं ना कहीं फुल्ली रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंसिस्टेंसी ब्रेक कर रही है या मिसलीडिंग बन रही है, मटेरियल फैक्ट्स को इंक्लूड कर रही है या नहीं कर रही, करेक्ट। अगर पूरी लैंग्वेज चाहिए तो रुको रुको रुको, ये रही कि अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी एफएस दैट आर नॉट मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, मतलब हमें क्रक्स पता है ना कि मटेरियल फैक्ट्स को हाइड नहीं कर रही, फुल्ली रिफ्लेक्ट कर रही है एफएस को, ये चीज। फिर हमने क्या समझा, ऑब्टेन करना है एग्रीमेंट, ये तो अभी अभी पढ़ा, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा,
फिर फुल ऑडिटेड बैलेंस शीट अवेलेबल होनी चाहिए इंटेंडेड यूजर्स को विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। अगर लॉ है तो साइड द लॉ, मतलब लॉ को क्लियरली डिस्क्राइब कर दो अलॉन्ग विद द क्या रिपोर्ट, नहीं इसके समराइज्ड एफएस, ठीक है, समरी एफएस। फिर हम इसके बारे में हमने एबीसी पढ़े कि कब कब हमें लगता है कि भाई अनड्यू डिफिकल्टी नहीं है। पहला चीज जब हमने बता ही दिया डायरेक्टली कि कहाँ से और किससे मिल जाएगा, फ्रॉम होम एंड वेयर टू गेट दी एक्सेस, या फिर अवेलेबिलिटी बता दी। फिर अगर पब्लिक रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, या तो मैंने एक प्रोसेस बना रखा है जहाँ पे इंटेंडेड यूजर्स को रेडी एक्सेस मिल जाएगा किस चीज का, सॉरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। लास्ट मैंने इसमें एक और चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि टू इंक्लूड क्या ऑडिटेड रिपोर्ट, ठीक है, वेयर समरी रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है, और समरी रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया गया, पहली चीज तो ये। दूसरी हम ये भी बता रहे हैं इट इंडिकेट्स, ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट द ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन दैट समरी एफएस। तो उसके साथ हमेशा ऑडिट रिपोर्ट जाएगी जाएगी, ऐसा ना हो कि ऑडिट रिपोर्ट हम कर नहीं दे, हमेशा इसको याद रखना, ये दो, ठीक है, ओके। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था, ये भी हो गया। फिर हमने पढ़ा अग्री विद द मैनेजमेंट फॉर्म ऑफ ओपिनियन। अच्छा, बहुत इजी है ये तो, मतलब मेरे को लगा कि कुछ नहीं है, इसके अंदर अग्री करना है। और इसके अंदर नेचर ऑफ प्रोसीजर्स पढ़े, तो ये यहाँ से आपको याद ही नहीं आएगा नेचर ऑफ प्रोसीजर्स क्या है। तो नेचर ऑफ प्रोसीजर को हमेशा याद रखा, ए बी सी 6 पॉइंट है, ठीक है, 6 पॉइंट में कोई आफत वाली बात नहीं है। क्या क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू परफॉर्म बाय द ऑडिटर, साथ साथ रहना बिल्कुल। उसने बोला कि कंसिडर करो, सबसे पहले ऑडिटर अपनी दिमाग यूज करेगा खुद से, और ये पता लगेगा कि भैया जो प्रोसीजर्स हैं वो नेसेसरी है या नहीं है, और अगर नेसेसरी है बेसिस फॉर द ओपिनियन के लिए तो उनको यूज करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इवेल्युएट करो सबसे पहले कि जो समराइज्ड एफएस है वो अपना नेचर डिस्क्लोज करती है नहीं करती, समराइज नेचर और आइडेंटिफाई करती है ऑडिटेड एफएस या नहीं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से ही सेकंड पॉइंट आता है ऑडिटेड एफएस। फिर बोलता है कि ऑडिटेड एफएस अगर अटैच नहीं है साथ में तो समरी को बताना चाहिए कि कहां से और किधर मिल जाएंगे हमें ऑडिटेड एफएस। अगर वो तुम्हारे पे लॉ एप्लीकेबल होता है तो साइट कर दो एप्लीकेबल लॉ जो एप्लीकेबल होता है तुम्हारे पे। फिर चेक करो कि अप्लाइड क्राइटेरिया जो है वो एडुकेटली डिस्क्लोज है कि नहीं है समरी एफएस के अंदर, ठीक है, और वो सही है कि नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी हमें चेक करना है। फिर जो अप्लाइड क्राइटेरिया जो डिस्क्लोज किया गया है इन दी समराइज्ड एफएस, उसके हिसाब से प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई, ठीक है, उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन होनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा, अगर उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन हुई है तो हमें ये देखना है कि वो कंपेयर करना है किस चीज को, कंपेयर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समराइज एफएस को, ये देखने के लिए कि वो अग्रीमेंट के अंदर है या नहीं है, या एक तरह से कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कंसिस्टेंसी देखनी है। फिर हमें लास्ट ये चीज देखनी है कि वो कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपा ना रहा हो, एक तरह का पूरा रिफ्लेक्ट करता हो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और मिसलीडिंग ना हो, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ मिसलीडिंग और इस बारे में बात करिए, पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे इसमें, तो क्रक्स यही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे फॉर्म ऑफ ओपिनियन, फॉर्म ऑफ ओपिनियन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ओके जी, अनमॉडिफाइड ओपिनियन कोई दिक्कत नहीं। यूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, द समरी एफएस आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। या तो हम बोलेंगे कि भैया कंसिस्टेंट है, या तो ऊपर हमने पढ़ा था फेयर समरी दे रही है, ठीक है, या तो बिल्कुल मैच कर रही है, या तो बोला है कि द समरी एफएस आर फेयर समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मटेरियल इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, ओके। तो ये लैंग्वेज यूज करनी है, ये 2-3 बार बोलोगे तो अपने आप याद आ जाएगी। पहली चीज तो भैया कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, दूसरी फेयर समरी दे रही है ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, दोनों के अंदर यूज करना है। फिर वर्डिंग ऑफ ओपिनियन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ एंड रेगुलेशन डिफर फ्रॉम अबव। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो खोपड़ी बनी हुई है ना, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे पेतु का टॉपिक है, मतलब कहानी लिख रखी है कि ये कर लो वो कर लो, और क्रक्स कुछ नहीं निकला, आदमी ऑडिटर कंफ्यूज ही हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं भैया। और ठीक है, पढ़ लेते हैं, चलो। इफ law or regulation prescribes the wording of the opinion on the summarized FS in terms that are different from those described above, मतलब ये तो हम यूज करते हैं, लेकिन अगर लॉ एंड क्राइटेरिया या कोई स्टैंडर्ड्स है रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के, अगर वो एक क्राइटेरिया हमें बताते हैं कि भैया इस तरीके से वर्डिंग होनी चाहिए और ये आपको ये वर्डिंग यूज करनी है, ठीक है, और वो वर्डिंग ना डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड अबव,
जो ऊपर बता रखी है उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो अब ये तो पंगा हो गया कि भाई इसकी फॉलो करें या उसकी फॉलो करें, समझ ही नहीं आ रहा किसको किसको फॉलो करें। तो ये कह रहा है द ऑडिटर शैल अप्लाई प्रोसीजर्स डिस्कस्ड अर्लियर एंड एनी फर्दर प्रोसीजर नेसेसरी टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द प्रिस्क्राइब्ड ओपिनियन। वो कह रहा है कि अगर बोर्ड्स जो बता रहे हैं ना, बता रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें दो चीजों के बारे में देखना है, कंसिस्टेंसी के बारे में देखना है और फेयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखना है। दो चीजों के बारे में तो हमें ना प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे ये पता करने के लिए कि ये चीज कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द समरी दे रही है या नहीं दे रही। और अगर हमने जो प्रोसीजर्स लगाए हैं उससे हमें ये समझ आ गया कि यार कंसिस्टेंट है, तो अपनी लैंग्वेज यूज कर लो। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ यही होता है। फिर हमने अप्लाई करी प्रोसीजर डिस्कस्ड अर्लियर, जो हमने पहले बात कर रहे थे कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं, और उससे हमें ये पता लगना है कि वो एनेबल ऑर्डर कर रहा है नहीं कर रहा ओपिनियन बताने में, प्रिस्क्राइब्ड ओपिनियन बताने में। ठीक है, प्रोसीजर्स लगाए और प्रोसीजर से हमें एक ऐसे प्रोसीजर लगाने हैं जिससे वी आर एनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट या प्रिस्क्राइब्ड ओपिनियन एंड evaluate if users might misunderstand the opinion and whether the additional explanation can mitigate it। दूसरी चीज ये बोल रहा है अगर आपको फेयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप नहीं जज कर पा रहे हो कि यार फेयरली ये रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, अगर आप ये चीज के बारे में नहीं बता पा रहे हो तो देखो कि कहीं ना कहीं जो आप ओपिनियन लिख रहे हो कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर जाए। ठीक है, तो क्लियरली डिस्क्लोजर दे दो, साथ ही साथ एडिशनल डिस्क्लोजर देके चलोगे या एडिशनल एक्सप्लेनेशन देके चलोगे तो वो रिस्क ऑफ कंफ्यूजन या ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग वो रिड्यूस हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। समझ लो एग्जांपल, मेरे को कंसिस्टेंसी के बारे में समझ नहीं आया कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, या नहीं है, नहीं आया जी समझ, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, मैंने रिपोर्ट में डाला, मैंने साथ ही साथ लिखा कि सब चीज मेरे को कंसिस्टेंट लग रही है लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर, मतलब एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे रहा। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कि ये करके कि मैं कंसिस्टेंसी के बारे में एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, नीचे मैंने लिख दिया, वापसी बता दिया, एक एडिशनल मैसेज डाल दिया ये बताते हुए कि भैया कुछ चीज इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, मैंने प्रॉपर कंसिस्टेंसी की थप्पा लेके गारंटी नहीं ले ली यहाँ पे। मैंने ये भी बता दिया कि कहीं ना कहीं ओके मतलब इनहेरिटेंट लिमिटेशन है, इफ explanation cannot mitigate misunderstanding the auditor shall not accept the engagement unless required by the law and regulation। लेकिन मैटर यहाँ आ गया कि अब मैं ये लिख रहा हूँ कि कंसिस्टेंट भी है और नीचे लिख रहा हूँ कि अरे कुछ नहीं कह सकते, तो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी रह गई कहीं ना कहीं। ठीक है, सबको कहीं ना कहीं दिक्कत लग रही है, तो अगर ऐसा सीन है तो ऑडिटर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो मोटी मोटी बात क्या है, लैंग्वेज पे हम बाद में जाएंगे, फटाफट ऊपर से पढ़ते हैं अभी। पहला ये चीज बोल रहा है कि ऊपर वो दो भाषा लिखी हुई थी, कंसिस्टेंस वाली और दूसरी इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और दूसरा फेयर वाली। तो अगर कोई स्टैंडर्ड्स की वजह से उसके बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस ऑफ वर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर्स लगाएंगे फटाफट। प्रोसीजर्स ऐसे विच आर नेसेसरी टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द ओपिनियन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, ओके जी। फिर हमें इवेल्युएट करना है कि यूजर्स कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए इन वर्डिंग से या इन ओपिनियन से, तो हमें एडिशनल डिस्क्लोजर या इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है टू मिटिगेट इट। लेकिन अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, मिटिगेशन पॉसिबल ही नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग को हम दूर ही नहीं कर पा रहे, तो हमें ऐसी एक्सेप्टेंस लेनी भी नहीं है। ओके ठीक है जी। अच्छा, अब ये ना एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट है। एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ना बहुत सारे चैप्टर में आएगा और अकॉर्डिंग टू मी ये एक रीडिंग टॉपिक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है कि ये क्या होता है। एक टाइटल होता है, एक एड्रेसी होता है, ठीक है, एड्रेसी के बारे में हमें ये देखना है, इवैल्यूएट करना है कि हम एड्रेस किसको कर रहे हैं। जैसे हम किसको करते हैं, बताओ किसको करते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को करते हैं बेसिकली तो। लेकिन ये 800 है तो इसमें क्या पता हमारे डिफरेंट एड्रेसी भी हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, नेचर पर्पस क्या है क्या नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कि हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करा नहीं करा, हमने ये पता करा नहीं करा कि एक क्लियर एक्सप्रेशन दे रही है ओपिनियन का, मतलब ऐसा ना हो कि रिपोर्ट पढ़ के समझ नहीं आ रहा मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, क्या है भैया समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक summary FS does not contain all the disclosures required by the FRS applied that reading the summary FS is not a substitute for reading the audited। उसने बोला
कि हम इसके अंदर एक स्टेटमेंट हम जरूर लिखेंगे कि समरी एफएस से ना आपको सारी कहानी पता नहीं चलेगी, वो एक लेस इंफॉर्मेशन की तरह है। अगर आपको सारी कहानी पता करनी है, दैट रीडिंग द समरी एफएस इज नॉट एन सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग द ऑडिटेड एफएस। समझे? फिर बोल रहा है इफ रिक्वायर्ड एक स्टेटमेंट दे सकते हो ये बताते हुए कि दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स और इवेंट्स दैट आर अकर्ड सब्स्टिट्यूट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो भी कहानी हुई है उसके बारे में हम समरी नहीं बताते, सिर्फ हम ऑडिट रिपोर्ट की समरी बता रहे हैं। फिर हम बोलेंगे कि एक मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन भी हम देंगे जिसमें मैनेजमेंट अपनी प्रिपरेशन के बारे में बात करेगी, और हमने पहला पॉइंट पढ़ा था ये वही वाला, प्रिपरेशन ऑफ द समरी इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे ओपिनियन एक्सप्रेस करते वक्त, ऑडिटर का साइन होता है और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होगा, ये सब चीजें होंगी। ये एक एक्सप्रेस्ड फॉर्मेट है एक तरह से देखा जाए तो, कि ये चीजें तो होनी चाहिए। तो ये बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, मैंने मार्क कर रखे हैं। अगर किसी को खुद से पढ़ना है तो मैं एक एक सेकंड दे रहा हूँ कि 1 स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज कर सकते हो, 1 2 3 पॉज। ठीक है, उसके बाद नीचे कर रहा हूँ सी पॉइंट से 1 2 3 पॉज। ओके जी, उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी से एक सेकेंड 1 2 3 पॉज। ठीक है, जे के बाद से, जे भी देखिए, हाँ जे के बाद से ना ये रहा 1 2 3 पॉज। अच्छा ये बात समझ लो, लास्ट में ना डीएससी जरूर आता है। डीएससी मतलब डेट, सिग्नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सी का मतलब सी को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आती है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आती है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमेशा आएगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बार आएगी और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बार आएगी, चाहे कुछ हो ना हो, ये जरूर आएंगे हर बारी। ठीक है, तो ये पार्ट हमेशा आएगा। और ऊपर आता है टैम, टाइटल, एड्रेसी और मैनेजमेंट। ये बताता है कि भैया मैंने प्रिपरेशन करी है। और एम से हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमेशा ना एक ओपिनियन वाली बात आती है कि प्रॉपर हेडिंग्स है कि नहीं है। तो ये हर में होगी, या 810 में नहीं है, सब में है। तो हम अभी 700 भी पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी टाइम है, लेकिन हम उसमें पढ़ेंगे तो हम उसमें भी ये देखेंगे एलिमेंट्स है कहीं ना कहीं। ओके, सो अब मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में। मैं आधे एक घंटे में रिकॉर्ड कर लूंगा और फिर इसको आज नहीं कल डालूंगा, लेकिन ये आज आ रहा है और इसको पढ़ो आप। ओके जी, अब उसके बाद बचा गया, मैं फटाफट दिखा देता हूँ। ठीक है, सैंपल बचता है, सैंपल सिर्फ लैंग्वेज है तो ये हम नहीं करने वाले। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। अब ये हम इंपॉर्टेंट है, हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन से वो। अच्छा वैसे हमने ना ये उसमें पढ़ा था 805 में कि वो कौन से 4 टॉपिक थे जिसके अंदर अगर हम लिखे होंगे तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को भी उसमें इंक्लूड करना है, एसएफएस या एसीएफएस में। ये वही टॉपिक है 570 706 720। ठीक है, फिर हम ये पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रोक टोक होती है, वो एसीएफएस में भी था, वो भी पढ़ेंगे। कंपैरेटिव्स के बारे में बात करी गई है, फिर ऑडिटर एसोसिएशन के बारे में बात करी गई है। फिर कुछ नए टॉपिक्स हैं जो पहले नहीं थे और अभी आए हैं। ठीक है, ये सेबी वेबी का, इसमें भी लैंग्वेज ही है, पर ये लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी 30-40 मिनट का और है। और ये समझो कि मेजर जो पार्ट था ना वो हमने कवर कर लिया है। अब रहा है थोड़ा नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट, गेट इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये हटकर ऐसे है तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जिनमें बोल रहा हूँ कि सिर्फ रीड कर जाओ, उनको रीड कर जाओ, ऐसा ना हो कि छोड़ो छोड़ो, उसको रीड करना है। ठीक है, रीड जरूर करना है। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 810। ऐसे 810 जो है समराइज एफएस का। एंड आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। 40-50 मिनट तो हो ही गए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बोर हुए हो, आपको सारी चीज समझ आई हो। आई रियली विश कि ऐसा ही है। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग हाउ ऑडिट इज डन। मिलते हैं अगली वीडियो में।